उपनय भेदा उच्यन्ते। सूत्र क्रमांक 80। उपनय भेदा उच्यन्ते। उपनयों के भेद अब कहेंगे, अर्थात यहाँ से कहे जाते हैं। उपनयों के विषय में पहले चर्चा आई थी। आचार्यों ने 3 प्रकार के उपनय कहे थे। इसमें लिखा भी है, उपनय का लक्षण सूत्र क्रमांक 43 में कहा जा चुका है ना। नयानाम समीपा उपनया, जो नयों के समान ही वस्तु तत्व का ज्ञान कराते हैं, नयों के समीप होते हैं, उन्हें उपनय कहते हैं। उसके 3 भेद किए गए थे, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार में। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। सद्भूत व्यवहारो द्विधा। सद्भूत व्यवहारो द्विधा। सद्भूत व्यवहार में 2 प्रकार का। देखें विशेष कौन से हैं वो। शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा आएंगे, उससे पहले यहाँ पर विशेषण। सूत्र क्रमांक 44 में उपनय के 3 भेद बतलाए थे, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इनमें से सर्वप्रथम सद्भूत व्यवहार नय के भेदों को कहते हैं। अच्छा, इसका लक्षण हम पढ़ चुके हैं। व्यवहार नय का लक्षण तथा सद्भूत व्यवहार नय का लक्षण सूत्र 44 की टीका में कहा जा चुका है। आगे भी सूत्र 205 और 206 में कहेंगे। अब इसके आगे शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय 2 प्रकार का। चलें, आप में से कोई बताना चाहेंगे सद्भूत व्यवहार नय किसे कहा था? सद्भूत व्यवहार नय, चलिए कोई बात नहीं। सद्भूत व्यवहार नय अर्थात जो व्यवहार नय भेद कथन करता है, भेदों की जो बात करता है, उसे सद्भूत व्यवहार नय की बात कही गई। अब यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध का उसमें भेद करते हुए आचार्य कह रहे हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनोः शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायिणोर भेद कथनम। पुनः बोलता हूँ, शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनोः शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायिणोर भेद कथनम। शुद्ध सद्भूत व्यवहार, शुद्ध का मतलब यहाँ लिखा है टिप्पण में, शुद्ध है अर्थात कर्मोपाधि निरपेक्ष, यथा गुण गुणिनोः अर्थात ज्ञान जीवयो, ज्ञान हो गया गुण और जीव हो गया गुणी। इसी प्रकार पर्याय पर्यायिणों में सिद्ध पर्याय और सिद्ध जीव। तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार किसे कहा इन्होंने कि जैसे शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी अथवा शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी का भेद कथन करना। तब सूत्रार्थ बना, शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में तथा शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में जो नए भेद का कथन करता है, वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। क्या मतलब? अब यहाँ देखिए, आत्मा की बात कर रहे हैं एक तरह से ना, शुद्ध की बात कर रहे हैं, तो जीवों में शुद्ध कौन होगा? आत्मा है ना, सिद्ध भगवान के समान जो आत्मा है। अब उसमें भी भेद की बात कर देगा ये व्यवहार में, आत्मा में भी भेद करेगा। अब उसमें किससे भेद करेगा? आपस में अंदर ही तो भेद करने हैं, क्योंकि एक ही आत्मा में आपको भेद दिखाने हैं, तो वहां भेद किया उन्होंने गुण और गुणी में, पर्याय और पर्यायी में अंतर कर दिया है ना। जैसे उन्होंने कह दिया कि ज्ञान अलग वस्तु है और ज्ञानी अर्थात जो आत्मा है वो अलग वस्तु है। ये 2 उनके अंदर भेद करके जो कथन करेगा, ऐसा नय है गया, हो गया शुद्ध सद्भूत व्यवहार। विशेष कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध जीव गुणी और शायिक शुद्ध ज्ञान में तथा सिद्ध जीव व सिद्ध पर्याय में भेद का कथन करना, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। संस्कृत ने चक में भी लक्षण आया इसका, संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिभिर्भित्वा शुद्ध द्रव्ये गुण गुणी विभागैक लक्षणम कथयन शुद्ध सद्भूत व्यवहारोपनयः। अर्थात संज्ञा लक्षण प्रयोजन के द्वारा भेद करके शुद्ध द्रव्य में गुण और गुणी के विभाग के एक मुख्य लक्षण को कहने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। अब देखें, उस ज्ञान में और ज्ञानी में अंतर किस अपेक्षा से? संज्ञाओं की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा, है ना। बाकी काम तो वही है, देखा जाए तो ज्ञान और ज्ञानी अलग थोड़ी है, सब एक ही है। जहाँ ज्ञान ज्ञाता इत्यादि आता ना, उसमें ध्यान ज्ञाता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन संज्ञा की अपेक्षा, हाँ ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है,
लक्षण की अपेक्षा बात करेंगे तो ज्ञान का आधार है ज्ञानी, और ज्ञान जो है वो स्वयं आधेय हो गया। इस तरह से इनमें अंतर पाया जाएगा। इस तरह का जो अंतर करेगा वो हो गया शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। अशुद्ध सद्भूत की बात करते हैं। अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुणा शुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याया शुद्ध पर्यायिणोर भेद कथनम। बिल्कुल सिंपल है, उससे विपरीत अशुद्ध सद्भूत व्यवहार यथा अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणिनो तथा अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायिणो भेद कथन। माने जो अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में जो भेद कथन करेगा वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, सद्भूत व्यवहार की परिभाषा अगर आपको याद है, इसका काम है भेद करना, भेद पूर्वक कथन करना। अब भेद किसमें करना? शुद्ध की बात करेंगे तो गुण गुणी शुद्ध में आ जाएंगे, तो अशुद्ध की बात कर रहे हैं तो अशुद्ध का कथन हो जाएगा। विशेष यहाँ आया है संस्कृत जी। ये जब अपन सद्भूत व्यवहार की बात करते हैं, भेद प्रभेद की बात करते हैं, तो अब जब अपन मतलब कल डिस्कस कर रहे थे तो सामान्य विशेष की अपेक्षा से ले रहे थे ना, तो यहाँ पर शुद्ध किसको कहेंगे? जो सामान्य गुण में है या फिर उसकी नहीं, कोई और वहां जो पर्याय शुद्ध की चर्चा आई थी कल जो हम बात कर रहे थे, वहां पर जो शुद्ध की चर्चा आई थी वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। वहां पर शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये हुआ कि हमने किसी एक वस्तु के भेद किए, अब उसी के समानांतर अगर किसी और वस्तु के भेद कर रहे हैं तो वह अशुद्ध कहला गया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने समझा था कि द्रव्य कहा हमने, तो द्रव्य का समानांतर कोई नहीं है, लेकिन द्रव्य के बाद में जब आप जीव के भेद करोगे तो फिर तो वहां पर मिक्सचर हो गया ना, उसमें कुछ ना कुछ, माने आपने अजीवों को छोड़ दिया, इस तरह से वो अशुद्ध कहलाया वहां पर या विशेष कहलाया। लेकिन यहाँ उस शुद्ध अशुद्ध की चर्चा नहीं है, यहाँ पर शुद्ध द्रव्य माने जो कर्मोपाधि से रहित है उस शुद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है, ये सामान्य विशेष वाला नहीं, ये दोनों में। और फिर अशुद्ध में वो आएंगे जो कर्मोपाधि से सहित हैं। सही जी। देखिए संज्ञा तो ये जीव द्रव्य बस की बात है या फिर सारे द्रव्यों नहीं, सब में लग जाएगा, ये सब में लग जाएगा। ऐसे पुद्गल में भी लगाएंगे तो शुद्ध पर्याय जैसे है, तो जो परमाणु है उसके शुद्ध गुणों की और उस गुणी की चर्चा करेंगे, इसी प्रकार से पर्याय पर्याय की चर्चा करेंगे। अशुद्ध में सभी पर्याय आ जाएंगे। अगर अशुद्ध में करेंगे तो स्कंध लेंगे। हाँ, स्कंध जी। विशेष संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिभिर्भित्वा अशुद्ध द्रव्ये गुण गुणी विभागैक लक्षणं कथयन् अशुद्ध सद्भूत व्यवहारनयः। अर्थात संज्ञा लक्षण प्रयोजन के द्वारा भेद करके अशुद्ध द्रव्य में गुण और गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षण को कहने वाला अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो ये सद्भूत व्यवहार ने एक प्रकार से हमने को अंतर कर रहा है गुण गुणी, है ना। शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध गुण गुणी में, और अशुद्ध की बात करेंगे तो अशुद्ध गुण और गुणी। अब अंतर किस अपेक्षा से है, तो उत्तर दे दिया संज्ञा की अपेक्षा, माने उनका नाम अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन भी अलग है ना। और तो इसको समझना है। हाँ पूछिए। हाँ, कभी परिभाषा अपने को लिखने में आए कि अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा ना, संज्ञा लक्षण प्रयोजन के द्वारा भेद करके अशुद्ध गुण और गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षण को करने वाला ये भी लिख सकते हैं, अथवा पूरा ग्रंथ के आधार से आप अपने हिसाब से भी जो है ना बना सकते हैं। वैसे तो ये संस्कृत न्याय चक्र की परिभाषा दी हुई है, हम लोग संस्कृत न्याय चक्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो कोटेशन में लिया हुआ है यहाँ पर हमने। बाकी सामान्य रूप से आप पढ़ना लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं कि जो अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी में भेद करता है ऐसा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता। या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि जो अस्थि रूप नहीं है, स्वभाव रूप नहीं है, किंतु मिला हुआ है, उन्हें अलग करके कहना, जैसे जीव का शरीर, ये भी चल सकता है ना। चलने का मतलब हम कह रहे हैं कि आप अन्य अन्य टीकाओं से लिखेंगे तो परीक्षक भी शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर एक किसी टीका को ऑथेंटिक बना करके हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि व्याख्याकार या मतलब शब्द वही है, मतलब भाव वही है आपका कहने का तात्पर्य, लेकिन अलग शब्दों से लिखते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, और हम स्वयं को भी लग सकता है कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि हम जिस टीका से लेकर के जो वहां से बात की जाएगी, आपको पाठ्यक्रम में जो रखा जाएगा उसकी अपेक्षा हम चर्चा करें तो ज्यादा सही। नहीं ने पहले बताया वो वाला, तो इसका बताया संज्ञा लक्षण की अपेक्षा से, और जो बाद में जो परिभाषा बताई ने वो अपने श्लोक नंबर 44 की अपेक्षा बताई मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये दोनों कर सकते हैं उसमें। या तो अथवा करके दोनों लिख सकते हैं ना। वो तो खैर कहना है क्या, उतना अगर याद हो जाए कि अमुक शास्त्र के अनुसार ऐसा है, अमुक शास्त्र के अनुसार ऐसा है, जैसा कि यहाँ पर अनेक जगहों पर आया, धौला जी का उल्लेख है, और भी संस्कृत ने चक्र, प्राकृत ने चक्र, पंचास्ती का एक टीका का उल्लेख आया है, तो अगर इतना सब याद हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता नहीं कि उतना सब होना है, कई लोगों को तो इसी में बड़ा पसीना आ जाएगा कि एक तरह से ये सूत्रों का मतलब नयों का नाम तक याद हो जाए, बड़ी बात है एक तरह से, स्वभावों के नाम, गुणों के नाम, पर्यायों के नाम, इस तरह से जो है ना, अभ्यास करने से हो जाएगा, ये भी ऐसा नहीं है। चलिए, इसके पीछे चार्ट दिए हुए हैं बुक के पीछे, अगर उससे याद करेंगे तो हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। हो और ये जाएंगे पाठ जो भैया जी, आपने वो सुझाया है, चलते पाठ तो से याद भी बिल्कुल हो करते जाएंगे। हैं। पाठ हमने इसीलिए आपको इंसिस्ट किया कि मतलब पिछली बार जब हम पाठ कर रहे थे उससे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, और अभी भी जब आपने पाठ को पढ़ाना तो मतलब हमें लगा कि हाँ ये अर्थ हमारा रिवाइज हो गया है, मतलब आपके पढ़ने से हम लोगों को अर्थ और ज्यादा रिवाइज होने लगा। वो तो जी ऐसा हाँ है जी। ये कि बात सही है, ये पढ़ने बात की जो सही है। पद्धति है, उस सूत्र को जो हम पढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग संस्कृत का अभ्यास किए हुए हैं तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना, उसका अर्थ समझते हुए उसको पढ़ते हैं, तो वही एक पढ़ने का उसमें टोन ऐसी आ जाती है कि हम उसका अर्थ भी समझ लेते हैं, और यही होना चाहिए। पढ़ने का ये एक गुण है, उसमें आता है ना शब्द, अर्थ और उभय, तो सम्यक ज्ञान के जो अंग आते हैं उसमें उभय माने इस तरह से पढ़िए कि आप शब्द को पढ़ते जाएं, सही उच्चारण करते जाएं, और साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण भी करते चले जाएं। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी आपने पाठ कहाँ से किया? इसमें तो पाठ नहीं दिया हुआ है लाभ हाँ, पद्धति की हमने किताब में तो। व्हाट्सएप में भेज दिया है ग्रुप में। उसके अलावा सांगानेर अच्छा संस्थान से जी, प्रकाशित जो पुस्तक है ना, उसमें शुरू में दिया हुआ है, अच्छा जी, अच्छा। उसी से किया हमने। भैया जी आपने बहुत ही सुंदर पढ़ा, मतलब पूरा एकदम विषय ऐसा लगा जैसे हमारा रिवीजन चल रहा और एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा था। बहुत नहीं, ही आप लोग सुंदर भी पढ़ा करिएगा, है। कल सबसे करवाएंगे धीरे धीरे, तो उसमें जहाँ अशुद्धि हुई भैया हम हम सही लोग को करेंगे बहुत उसको। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बहुत कम टाइम कम करेंगे, लगेगा। कम कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, देखो। ठीक ठीक है भैया। असद्भूत व्यवहार त्रेधा, सूत्र क्रमांक 84। असद्भूत व्यवहार त्रेधा, व्यवहार का दूसरा भेद है असद्भूत व्यवहार, उसके भेद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार त्रेधा, असद्भूत व्यवहार नहीं 3 प्रकार का है। असद्भूत व्यवहार के बारे में संक्षेप में इतना याद रखें, हमने जब पढ़ा था, जो उपचार से कथन करता है ना, यथार्थ में जो वस्तु नहीं है उसको उस रूप बतलाना, वह असद्भूत व्यवहार नहीं की बात होती। तो आया है यहाँ पर संस्कृत चक्र में, यदन्यस्य प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र कल्पना असद्भूतो भवेद भाव, अर्थात अन्य के प्रसिद्ध धर्म को किसी अन्य में कल्पित करना सो असद्भूत व्यवहार नहीं है। ठीक है ना, वह उस जीव का या उस व्यक्ति का या उस वस्तु का धर्म नहीं है, लक्षण नहीं है, फिर भी उसमें आरोपित कर देना, उपचारित कर देना, इसका नाम असद्भूत व्यवहार है। अब इसके 3 भेद कह रहे हैं आचार्य, तो लिख दिया टीकाकार ने, स्वजाति असद्भूत व्यवहार ने, विजाति असद्भूत व्यवहार ने, और स्वजाति विजाति असद्भूत व्यवहार। क्रमशः इनके लक्षण हम देखते हैं। सबसे पहले स्वजाति असद्भूत व्यवहार। स्वजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा परमाणु बहुप्रदेशी कथनम इत्यादि, कथम इत्यादि। स्वजाति असद्भूत व्यवहार यथा परमाणु बहुप्रदेशी इति कथनम इत्यादि। स्वजाति की अपेक्षा जो असद्भूत व्यवहार में है, जैसे परमाणु को बहुप्रदेशी ऐसा कहना। परमाणु तो बहुप्रदेशी नहीं होता, वो तो एक प्रदेश को घेरता है,
लेकिन उपचार से सर्वज्ञ भगवान ने उसे बहुप्रदेशी कहा है, ये हम पढ़ाए हैं पहले। तो परमाणु को बहुप्रदेशी जो कह रहे हैं, ये क्या हो गया? उपचार कथन। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अनेक परमाणुओं को स्थान देने की क्षमता हुआ करती है, ऐसा। तो अब उसमें विशेष इसमें देखें तो यहाँ पर परमाणु को बहुप्रदेशी कहकर के हमने असद्भूत व्यवहार नय का प्रयोग किया, लेकिन ये स्वजाति क्यों है तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। जो नय स्वजातीय द्रव्यादिक में स्वजातीय द्रव्यादि के संबंध से होने वाले धर्म का आरोपण करता है, वह स्वजाति असद्भूत व्यवहार नय है, जैसे परमाणु बहुप्रदेशी है। अब यहाँ पर परमाणु को बहुप्रदेशी तो कहा, लेकिन जीव नहीं कह दिया उसको, माने अपनी ही पुद्गल की जाति की ही बात की हमने, इसलिए ये तो लिखा परमाणु अन्य परमाणुओं के संबंध से बहुप्रदेशी हो सकता है। यहाँ पर स्वजातीय द्रव्य में स्वजातीय द्रव्य के संबंध से होने वाली विभाव पर्याय का आरोपण किया गया है, ठीक है ना। परमाणु में आरोप भी किसका किया हमने? स्कंदों का किया, एक तरह से स्कंद बहुप्रदेशी होते हैं, अतः अन्य जाति की बात नहीं की, उसी जाति के द्रव्य की बात की, इसलिए ये स्वजाति की अपेक्षा असद्भूत व्यवहार में। और असद्भूत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम उसके अन्य पर्याय के धर्म का आरोपण कर रहे हैं। परमाणु में तो एक प्रदेश बना पाया जाता है, फिर भी उसको बहुप्रदेशी कह रहे हैं। कहा भी है अणुरेक प्रदेशोऽपि येनानेक प्रदेशकः वाच्यो वाचो भवेद भवेद सद्भूतो व्यवहारः स भण्यते। जिन्होंने अभी उच्चारण किया ध्यान रखें, एक एक शब्द बड़ा या वर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाच्यो भवेद असद्भूतो, यहाँ पे असद्भूत है तो द पे थोड़ा सा जोर लगा के बोलना है, अदरवाइज भवेद सद्भूतो बनाएंगे तो ये सद्भूत व्यवहार हो जाएगा। अणु एक प्रदेशो, एक प्रदेश वाला अणु भी ये न अनेक प्रदेशकः वाच्यः भवेत्, अर्थात जिससे अनेक प्रदेश का वाची कहला जाता है, माने उसको हम अनेक प्रदेश वाला कह देते हैं। सह असद्भूतः व्यवहारः गण्यते, वह असद्भूत व्यवहार नहीं कहलाता है। संस्कृत नय चक्र में भी आया है, वैसे ये भी संस्कृत नय चक्र का ही था। मतलब संस्कृत नय चक्र में एक तरह से दो तरह से कथन किया गया है, एक गद्य रूप में और एक पद्य रूप में। तो लिखा है वहां पर उद्गल द्रव्य से घटपटादि संबंध प्रबंध परिणति विशेष कथकः स्वजाति असद्भूत व्यवहारोपनयः स्कंद रूप स्वरूपेषु उद्गलाः अस्ति नहीं उद्गलास्तु इति भाष्यते इति असद्भूत रूपो असौ व्यवहारः स्वजातिकः। घट वस्त्र, पट माने वस्त्र इत्यादि संबंधी रचना की परिणति विशेष को उद्गल द्रव्य के बतलाने वाला स्वजाति असद्भूत व्यवहार उपनय है, अथवा स्कंद रूप निज पर्यायों में उद्गल है, इस प्रकार का कथन करने वाला स्वजाति से असद्भूत व्यवहार रूप स्वजाति या असद्भूत व्यवहार उपनय। ये थोड़ा सा कठिन सा हो गया, इसको देखें। उद्गल द्रव्य की घटपट आदि संबंधी प्रबंध परिणति विशेष कथन, माने जो पर्याय हैं उनको भी अगर हम आपस में आरोपित करते हैं, उद्गल की पर्याय को उद्गल में ही अन्य रूप में आरोपित करते हैं, तो वह भी स्वजाति की अपेक्षा से असद्भूत व्यवहार का उदाहरण बन जाएगी। यहाँ तो परमाणु की बात की थी, बाकी अन्य में भी आप लगा सकते हैं। घटपट इत्यादि में भी परस्पर में आरोपण करते हैं, तो वहां पर भी ये चलेगा। विजाति की अपेक्षा बात कर लें, यह समय अपना नहीं हो जाएगा। विजात्य सद्भूत व्यवहारो यथा मूर्तम मति ज्ञानम यतो मूर्त द्रव्येण जनितम। विजाति असद्भूत व्यवहार माने विजाति की अपेक्षा असद्भूत व्यवहार, मतलब आरोप लगाना अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में, जैसे मूर्तम मति ज्ञानम, मति ज्ञान को मूर्त कहना। अब मूर्त और अमूर्तपना तो पुद्गल में पाया जाता है, फिर भी मूर्त को मति ज्ञान को है मूर्त कह रहे हैं। यतः मूर्त द्रव्येण जनितम, मति ज्ञान को मूर्त कहा क्योंकि वो मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, माने कर्मों की अपेक्षा या इंद्रियों की अपेक्षा उत्पन्न हुआ है, अतः उसको मूर्त द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण से कह दिया मति ज्ञान मूर्त है।
तो ज्ञान तो जो है वो मूर्त अमूर्त की बात, सॉरी उसको मूर्त कह ही नहीं सकते आप, वो तो मूर्तिक होना तो पुद्गल का गुण है। तो विजाति की अपेक्षा से यहाँ पर आरोप हो गया, अतः विजाति असद्भूत व्यवहार नहीं का ये उदाहरण। तो जो नए विजातीय द्रव्यादिक में विजातीय द्रव्यादिक का संस्थापन करता है वह विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय है। जैसे मूर्तिक मतिक ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न होने वाला क्षायोपशमिक मति ज्ञान मूर्तिक है, ऐसा कहना। अब यहाँ पर मति ज्ञान नामक आत्मगुण में पौद्गलिक मूर्तत्व गुण कहा गया, तो अन्य द्रव्य का बात हो गई, विजाति की बात हो गई, अतः ये विजाति की अपेक्षा असद्भूत व्यवहार का प्रयोग। इसी प्रकार आया है वहां पर एकेन्द्रियादि जीवा नाम शरीराणि जीव स्वरूपाणी इति विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय। एकेन्द्रियादि जीवानां देहम जीवः इति ध्रुवं वक्त्य सद्भूत को नूनम स्यात् विजाति संगीतः। माने एकेन्द्रियादि जीवों के शरीर जीव स्वरूप हैं, इस प्रकार से कथन करने वाला विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय है। ये हम पहले पढ़ाए हैं, जैसे पृथ्वी काई को क्या कहना, जीव कहना। अभी पुद्गल के अंदर हम जीव का आरोपण कर रहे हैं। तो एकेन्द्रियादि जीवों का शरीर जीव है, इस प्रकार कथन करने वाला विजातीय असद्भूत व्यवहार उपनय है। जैसे हम कहें कि ये पानी जीव है, ऐसा अगर हम बोलते हैं ये जल क्या है, जीव है, ऐसा कहने पर उसमें विजातीय असद्भूत व्यवहार का प्रयोग हम कर रहे हैं। जीव है ना, ये सब्जी जीव है, इस तरह से बात करें। यहाँ विजातीय द्रव्य को जीव है ना है जी, तो शायद आप उदाहरण देके समझो ना विजाति वाला। विजाति वाला कहा ना हमने, उदाहरण देके समझो। जैसे हमने तो पानी को जीव कहा। अब पानी जो हमको दिख रहा है वो जीव थोड़ी है, हमने उस शरीर को भी जीव कह दिया उसके साथ साथ एक प्रकार से। तो इसमें लिखा ना उदाहरण कि एकेन्द्रियादि जीवों का शरीर जीव है, ऐसा कहना। तो उसको हम अगर जीव कह रहे हैं, पानी को, अग्नि इत्यादि को, तो वह हम विजातीय असद्भूत व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दिखाई देने वाले पुद्गल को भी जीव कह रहे हैं। वास्तव में तो जीव तो उसके अंतर विद्यमान आत्मा है, वो स्वयं जीव नहीं है, फिर भी उसको जीव कह देना, तो ये आरोप कर रहे हम शरीर के ऊपर आत्मा का, माने विजाति द्रव्य का। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य मिला हुआ है समझने का, मिला हुआ नहीं, आरोप लगा रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं, ऐसा वचनों का प्रयोग कर रहे हैं कि ये जीव है, ऐसा। शरीरम जैसे जीव को मूर्तिक मान लेना। प्राणिनो वदति स्फुटम असद्भूतो विजातीयो ज्ञातव्यो मुनिवाक्यतः मूर्तमेव मति ज्ञानम कर्मणा जनितम यतः यदि नैवं भवेन्मूर्तम मूर्तेन स्खलितम कुतः। तो जो प्राणियों के शरीर को ही जीव बतलाता है वह स्पष्टतया विजातीय असद्भूत व्यवहार उपने समझना चाहिए, क्योंकि विजातीय पुद्गल द्रव्य में विजातीय जीव द्रव्य का कथन किया गया है ना। विजातीय गुण में विजातीय गुण का आरोपण करने से भी असद्भूत व्यवहार होता है। जैसे कर्म से जनित होने से ज्ञान तो मूर्त है, ऐसा कहना। अब यदि मूर्त नहीं है तो मूर्त से स्खलित क्यों होगा? मति ज्ञान मूर्त द्रव्य से स्खलित होता है, अतः मति ज्ञान को मूर्त कहना सत्य है, सर्वथा असत्य नहीं है। तो ये दो भेद आज हम इसके पढ़े हैं।